नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमारे देश में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साइट कार्यक्रम के तहत जो ग्रीन अमोनिया है उसके नीलामी को बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया है। दरअसल भारत अपने देश में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे हम अनवीकरणीय ऊर्जा से या जीवाश्म ईंधन से हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमारे देश में ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को काफी बढ़ावा दिया गया है। अब ये जो पूरी पहल है ये हमारे देश के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य है भारत को एक ऐसे देश के रूप में अग्रणी बनाना जो कि स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करता है, जो हरित उर्वरक का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी ग्रीन अमोनिया के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रीन अमोनिया क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आखिरकार ये क्यों पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके उपयोग क्या है और कैसे फिर ये जो साइट कार्यक्रम है ये हमारे देश में आप देखें तो ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को और ज़्यादा संवर्धित करने में और ज़्यादा इसके उत्पादन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ग्रीन अमोनिया क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ग्रीन अमोनिया ऐसा अमोनिया होता है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से निर्मित होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन अब पहले अब देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित होता है, इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ग्रीन अमोनिया एक ऐसा अमोनिया है जिसके उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन नगण्य होता है, लगभग ना के बराबर होता है। इसके उत्पादन की प्रक्रिया की बात करें तो इसके उत्पादन में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण में तो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और फिर इसी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके आप देखें तो ग्रीन अमोनिया को बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करके आप देखें तो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। अब जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ग्रीन अमोनिया से जो कार्बन उत्सर्जन है वो नगण्य होता है, क्योंकि ग्रीन अमोनिया बनता है ग्रीन हाइड्रोजन से और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम जो ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन लगभग ना के बराबर होता है। तो पहले चरण में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग कर लिया जाता है। दूसरे चरण में आप देखें तो वायुमंडलीय वायु से जो नाइट्रोजन है उसको पृथक्कृत कर लिया जाता है और फिर तीसरे चरण में जो हमने H2 इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाला था उसको और सेकंड चरण में जो हमने N2 निकाला था इसको दोनों को हैबर-बॉश प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और ये जोड़ा जाता है हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे और इसके लिए कैटलिस्ट की भी सहायता ली जाती है और तब जाके फिर NH3 का निर्माण होता है और इस तरीके से जो NH3 बनता है हम उसको ग्रीन अमोनिया के नाम से जानते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होती है, इसीलिए इस पूरी ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की माफ कीजिएगा ग्रीन अमोनिया को बनाने की प्रक्रिया में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो लगभग नगण्य होता है। तो ये हमने बात करी इसके उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा भी आपको अमोनिया के कई सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपको ग्रे या ब्राउन अमोनिया, जिससे सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि ग्रे या ब्राउन अमोनिया को जो बनाया जाता है उसका प्रोसेस ये है कि कोयला का गैसीकरण पहले किया जाता है और फिर जाके ग्रे या ब्राउन अमोनिया को बनाया जाता है। तो चूंकि कोयला के गैसीकरण से बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है, इसलिए ग्रे या ब्राउन अमोनिया जो है ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से उतना उपयुक्त नहीं माना जाता। दूसरा है आपका ब्लू अमोनिया। ब्लू अमोनिया का उत्पादन दोस्तों जीवाश्म ईंधनों से किया जाता है। अब चूंकि जीवाश्म ईंधनों से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन इस ब्लू अमोनिया के उत्पादन में आप देखें जो भी कार्बन का उत्सर्जन होता है उसका अधिकांश भाग कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक के माध्यम से आप देखें तो हम उसको हटा देते, वायुमंडल में उसको नहीं जाने देते। तो इस वजह से ब्लू अमोनिया के निर्माण में जो कार्बन का उत्सर्जन है वो ग्रे अमोनिया के तुलना में आप देखें तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसमें भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। और सबसे अच्छा अभी हमने बात करी ग्रीन अमोनिया के बारे में, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रीन हाइड्रोजन से बनाया जाता है, जिसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है वो लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्रेडिंग की बात करें तो सबसे अच्छा ग्रीन अमोनिया, फिर उससे थोड़ा सा ठीक ब्लू अमोनिया और सबसे खराब जो है वो ग्रे या ब्राउन अमोनिया है। अब दोस्तों चूंकि ग्रीन अमोनिया की वजह से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है तो पर्यावरणीय दृष्टि से इसका काफी महत्व हो जाता है, क्योंकि अगर हम पारंपरिक अमोनिया की बात करें, जो पारंपरिक तरीके से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, उस उद्योग से जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है उसका लगभग 2% कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो केवल इस उद्योग से निकलता है।
तो अगर हम ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल करेंगे तो इस लगभग 2% वैश्विक का CO2 उत्सर्जन की जो भाग है हम उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। फिर प्रति टन अमोनिया के उत्पादन पर लगभग 2 से 3 टन का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित होता है। तो ग्रीन अमोनिया इसको भी प्रतिस्थापित कर सकता है। फिर उसके बाद ग्रीन अमोनिया आप देखें तो एक वैकल्पिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और ग्रीन अमोनिया जो उर्वरक उद्योग है उसका डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है, क्योंकि हमारे देश में जब हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो उर्वरक का सबसे प्रमुख घटक जो है वो होता है यूरिया, और यूरिया का सबसे प्रमुख घटक होता है आपका अमोनिया। तो अगर हम उर्वरक को बनाने वाले अमोनिया को ही ग्रीन अमोनिया से प्रतिस्थापित कर दें तो जाहिर सी बात है कि उर्वरक उद्योग का जो कुल कार्बन उत्सर्जन है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी और उसका डिकार्बोनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें SDG 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है और SDG 13 में जलवायु कार्रवाई की बात की गई है, तो इन हमारे लक्ष्यों से भी ये जो NH3 ग्रीन NH3 है, ग्रीन अमोनिया है, वो इससे जुड़ता है। और इस तरीके से पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो ग्रीन अमोनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखें तो घटक साबित होता है। फिर अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहला तो हरित उर्वरक में इसका काफी उपयोग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उर्वरक का मुख्य घटक होता है यूरिया और यूरिया का मुख्य घटक होता है अमोनिया। तो अगर हमने अमोनिया को ग्रीन अमोनिया से जो पारंपरिक अमोनिया को ग्रीन अमोनिया से अगर हमने प्रतिस्थापित कर दिया, जो उर्वरक उद्योग से कुल उत्सर्जन होता था हमें उसमें कमी देखने को मिलेगी और इससे हमारे जो फूड चेन है उसका डिकार्बोनाइजेशन भी हमें संभव दिखेगा। दूसरा इसका उपयोग है वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन के रूप में। दरअसल समुद्री परिवहन में जिस हैवी फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें प्रदूषण देखने को मिलता है, उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनका निष्कासन देखने को मिलता है। तो हम इन हैवी फ्यूल ऑयल के विकल्प के तौर पे हम इस NH3 को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ग्रीन कैटेगरी का होगा। तो ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल से जो समुद्री परिवहन में आप देखें कि उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन होता है हम उसको प्रतिस्थापित करते हैं और इसलिए ग्रीन अमोनिया को भविष्य का मरीन फ्यूल भी कहा जाता है। दूसरा फिर देखें आप तो तापीय विद्युत संयंत्रों में को फायरिंग के तौर पे हम ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। को फायरिंग कहने का मतलब कि तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला को जलाया जाता है और फिर कोयला को जला के जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो कोयला के साथ-साथ जिस ईंधन को जलाया जाता है हम उसको को फायरिंग कहते हैं। तो अगर हम कोयला के साथ-साथ ग्रीन अमोनिया को हम को फायरिंग के तौर पे इस्तेमाल करें तो जो ताप विद्युत संयंत्रों से कुल कार्बन उत्सर्जन था उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखें तो जो समुद्री परिवहन से नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स निकलता है उसको हम SCR तकनीक का उपयोग करके कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था उसको कम करने के लिए हम अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं समुद्री परिवहन से हम उनको SCR तकनीक जिसको सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन कहते हैं इसके माध्यम से इस तरीके से अलग करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको और मतलब जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनको नाइट्रोजन और पानी में बदल दिया जाता है इस तकनीक के माध्यम से और इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन है ये दोबारा से वायुमंडल में चला जाता है और जो पानी है वो पानी फिर हमारे वायुमंडल में रुक जाता है। तो पानी एक प्रदूषक नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो काफी खतरनाक होते हैं उनको हमने नाइट्रोजन और पानी में तब्दील किया किस टेक्निक की मदद से? सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, इस टेक्निक की मदद से। फिर जो ग्रीन अमोनिया है उसका हाइड्रोजन वाहक के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल जो हाइड्रोजन है इसको तरल रूप में करने के लिए -256 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और फिर इतने कम टेम्परेचर पर इसको एक जगह से दूसरी जगह तक इसका परिवहन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर हम अमोनिया को ही अब देखें कि ट्रांसफ़र करें, अमोनिया का परिवहन करें, क्योंकि अमोनिया को हम तरलीकृत -33 डिग्री सेल्सियस पर ही कर सकते हैं और इसका परिवहन भी आसान होता है, क्योंकि इसके लिए अभी कुछ हद तक व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है। जो कंटेनर चाहिए वो बने हुए हैं और हाइड्रोजन को तरलीकृत रूप में रखने के लिए हमारे देश में उतनी व्यवस्था भी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ग्रीन NH3 है इसका जो तरलीकरण है वो बहुत कम तापमान पे हो सकता है हाइड्रोजन की तुलना में। तो इसकी वजह से अगर हमें कहीं पे भी हाइड्रोजन का परिवहन करना है तो हम सीधा हाइड्रोजन का परिवहन ना करके हम इस NH3 का परिवहन कर ले, ग्रीन अमोनिया का परिवहन कर ले और जो हमारा गंतव्य होगा वहाँ पे दोबारा से हम NH3 से आप देखें तो इसको हम H2 को अलग करके हम हाइड्रोजन की प्राप्ति कर सकते हैं और ये हम करते हैं क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू। यानी अमोनिया से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्रैकिंग प्रोसेस कहते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू हम दोबारा से हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन वाहक के तौर पे भी हम ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे शुरुआत में बात करी थी कि हमारे देश में ग्रीन अमोनिया का
जो नीलामी है वो सफलतापूर्वक साइट योजना के तहत संपन्न किया गया है। तो ये साइट योजना क्या, हम इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। साइट का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। दरअसल ये जो योजना है ये एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना है जो कि हमारे देश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंतर्गत आती है। कहने का मतलब कि हमारे देश में अगर कोई भी कंपनी आप देखें तो ग्रीन अमोनिया का प्रोत्साहन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करती है, जैसे मान ली ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करती है या फिर हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करती है। इलेक्ट्रोलाइजर दोस्तों ऐसी मशीन होती है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है जल को तोड़ के। तो इस मशीन का निर्माण अगर कोई कंपनी हमारे देश में करती है तो उसको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही साथ इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने देश में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में वृद्धि करें। साथ ही साथ अब ये जो जब हम अपने देश में आप देखें कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेंगे तो इससे हमारे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों के मद्देनजर इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना में आपको दो घटक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण है। दरअसल जो कंपनी जितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी उसको उतना ज्यादा अच्छा वित्तीय प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिलेगा और उसमें भी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ से ये मिलेगा। उसके बाद आप देखें तो फिर इसका दूसरा घटक ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन का जो उत्पादन है उसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइजर का विनिर्माण करने वाली जो कंपनी है उसको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर अब इनको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर का जब निर्माण कर दिया तो उससे जो ग्रीन हाइड्रोजन बना उस ग्रीन हाइड्रोजन को खरीदेगा कौन। इस बात के लिए एक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हमारे देश की सरकार ने क्या किया है, 7 से 10 वर्ष तक के ऑफटेक समझौते कर लिए कि अगर कोई कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करती है तो अगले 7 से 10 वर्षों के लिए सरकार ही उनसे ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद कर लेगी। तो उनके निवेश के जोखिम में कमी आ जाएगी, है ना। जब भी कोई निवेशक किसी भी अपने काम में पैसे लगाता है तो वो हमेशा इस बात को देखता है कि उसका लाभ कितना ज्यादा है, उसका खरीदार कौन है। तो एक खरीदार के तौर पे सरकार ने 7 से 10 वर्षों के लिए एक सुरक्षा इन सारे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को प्रदान किया है इसी साइट योजना के अंतर्गत में। तो ये योजना आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये योजना हमारे देश में आप देखें तो एक तो तकनीकी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो अमोनिया है ये ग्रीन अमोनिया भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा नीतिगत और रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि ग्रीन अमोनिया से हमारे ऊर्जा आयात निर्भरता में कमी आएगी। हम एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा उर्वरक क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी क्योंकि उर्वरक क्षेत्र में जो हमारी ज़रूरत है उसका एक बड़ा हिस्सा हम आयात करते हैं। तो अगर हम अपने देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोसेस के थ्रू अगर हम ग्रीन अमोनिया का निर्माण करने लग जाए तो उर्वरक के आयात में हमें कमी देखने को मिलेगी और इससे हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा और हमारे देश का जो रुपया है वो भी मजबूत होता दिखेगा। इसके अलावा आप देखें जो हरित निर्यात अवसरों का विस्तार हमारे देश में होगा उससे हमारा देश जो अभी एक ऊर्जा आयातक देश है वो एक हरित ऊर्जा निर्यातक देश बनने की तरफ अग्रसर होगा। क्योंकि अगर हम अपने देश में NH3 का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो ग्रीन अमोनिया बचेगा हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं। तो हम एक ऊर्जा आयातक देश से एक हरित ऊर्जा के निर्यातक देश के रूप में भी तब्दील हो सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीन अमोनिया हमारे देश का जो 2027 तक नेट ज़ीरो को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उसमें भी काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। दरअसल COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें भारत ने पंचामृत की अवधारणा रखी थी और इसी पंचामृत का एक प्रमुख घटक ये था कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की तरफ बढ़ जाएँगे। देखिए, नेट ज़ीरो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन है, वो ज़ीरो हो जाएगा। नेट ज़ीरो कहने का मतलब ये है कि हमने जितना कार्बन को उत्सर्जित किया, उतने कार्बन को हमने वायुमंडल से हटा दिया। इसको हम कहते हैं नेट ज़ीरो, ठीक है? लेकिन इस ग्रीन अमोनिया के माफ़ कीजिएगा, इस ग्रीन अमोनिया के सामने कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि ग्रीन अमोनिया के का जो उत्पादन होता है, उसमें प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइज़र तकनीक है, उसमें अभी भी हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे है। अब हालाँकि ये जो साइट योजना लाई गई है, इसके माध्यम से स्वदेशी निर्माण को जो कि इलेक्ट्रोलाइज़र का होगा, उसको बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अभी भी इस योजना के सफल होने में अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा।
तीसरी चीज़ आपको चुनौती ये देखने को मिलेगी कि अभी भी जो ग्रीन अमोनिया है उसके भंडारण और परिवहन अवसंरचना की काफ़ी कमी हमें अपने देश में देखने को मिलती है और इसके अलावा दूसरे देश भी चूँकि ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो वैश्विक मूल्य की प्रतिस्पर्धा है, अगर हम ज़्यादा महँगा ग्रीन अमोनिया बनाएँगे, तो इस हमारे ग्रीन अमोनिया का निर्यात उतना नहीं हो पाएगा। तो एक वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धा की भी चुनौती हमारे देश में अभी ग्रीन अमोनिया के समक्ष दिखती है। तो ये सारी बातें हमने ग्रीन अमोनिया के बारे में बात की, तो इन सारी बातों के मद्देनज़र हम अंततः ये कह सकते हैं दोस्तों कि ग्रीन अमोनिया हमारे देश में ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक डिकार्बोनाइज़ेशन और कृषि सुधार के लिए एक बहुआयामी समाधान ज़रूर प्रस्तुत करता है और साइट योजना के माध्यम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अच्छे तरीके से अग्रसर है। तो अगर आपने दोस्तों इस पूरे सेशन को ध्यान से सुना है, तो इस सेशन के डिस्कशन के आधार पे आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है पारंपरिक ग्रे अमोनिया उत्पादन जो है वो वैश्विक CO2 उत्सर्जन का लगभग 2% योगदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ब्लू अमोनिया में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक के कारण शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित होता है। अब ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा आप देखें तो श्योरिटी वाला स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा होता है ग्रीन अमोनिया, उसके बाद होता है ब्लू अमोनिया। हालाँकि ब्लू अमोनिया में ग्रे अमोनिया की तुलना में कार्बन का उत्सर्जन कम होता है क्योंकि हम कार्बन के उत्सर्जन को कार्बन स्टोरेज और कैप्चर टेक्निक टेक्निक से आप देखें तो उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी कार्बन का उत्सर्जन तो होता ही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। चौथा है साइट योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण हेतु प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइजर बनाएंगे, सरकार की तरफ से आपको वित्तीय प्रोत्साहन उतना ज़्यादा मिलेगा, ऐसा साइट योजना में कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? दोस्तों हमेशा आपको ये वाला जो पार्ट है ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा